हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एबी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चाल समय दूरी पर सवाल आपको बताया था, और आप उस लेक्चर को अगर कवर किए होंगे तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे। तो उसमें इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कंपटीशन में भी उससे सवाल पुटअप होते हैं। तो जब आप वो सब सवाल लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने इस प्रकार के सवाल लगाए हैं जो मुझे कंपटीशन में पूछता है, मतलब इस प्रकार के सवाल, और मुझसे हो जा रहा है। तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो उसी रास्ते से चलते हुए हम लोग एक आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि अगला लेक्चर क्या हमारा है। तो इस अगले वाले लेक्चर में आपका क्या है, क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। तो हो सकता है कि आज इस लेक्चर में आपका दो घात समीकरण पूरा खत्म हो जाए, लेकिन क्या होगा कि मैं इस आज लेक्चर को मतलब पूरे तो चैप्टर तो आज फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं एक लेक्चर इसके बाद लूँगा जो इसमें सम इम्पॉर्टेंट पूरे चैप्टर का क्या होगा, समरी होगा, और उसके बाद क्या होगा, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो अगर आप जैसे कहने का मतलब 160 ही समझिएगा। ठीक, कि एक ही वीडियो में आपका हो सकता है, अगर मान लीजिए रिवाइज करना चाहते हैं तो उस वीडियो को क्या करें, आप देख सकें। ठीक, तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट अर्थात कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा, इसमें कुछ अलग से नॉलेज आपको आने की जरूरत नहीं है, न अलग से कोई फार्मूला है, सिर्फ सवाल के माध्यम से समझते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से मैं लेता हूँ सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब सवाल उठा समकोण त्रिभुज क्या है, मुझे त्रिभुज नहीं पता है। तो आप 9th में त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा बहुत जाने होंगे, नहीं तो आप क्या है कि आपका 10th में एक त्रिभुज चैप्टर ही रखा गया है। तो उस त्रिभुज चैप्टर में आपके त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की बात आई है तो हम बता दे रहे हैं, वैसे आप सुने भी होंगे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक, तो आपका समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये क्या, ABC। ठीक, समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन क्या होती है, मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो बताना ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो कोण भी क्या है आपका 90 डिग्री का। फिर से समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्योंकि हम जानते हैं 90 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया तो हम जानते हो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मैं इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें वही समकोण त्रिभुज ही आएगा। ठीक, लेकिन आप समकोण त्रिभुज के बारे में समझिए। अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये जो 90 डिग्री के सामने का ये आपकी भुजा जो होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक, और बाकी जो बचा, एक को आधार बोल देते हैं बेस, और एक को परपेंडिकुलर अर्थात हाइट बोल देते हैं। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला लगता है, जैसा कि हम आपको त्रिभुज में भी सिखाएंगे, इसका डेरिवेशन है, और उसके बाद आपको इसमें भी काम लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अर्थात जो एक परमीय बोलते हैं उसको पाइथागोरस परमीय। तो पाइथागोरस परमीय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो आप पहले ही समझ जाइए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप ऐसा मत समझिए कि अभी हम ये पढ़े नहीं है, पढ़ाया नहीं किया, इसको इसके बाद वाले जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो हम सवाल लेते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है आपका, तो सवाल जैसा कि आपका क्या कह रहा है, देखो तो यहाँ से कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, कर्ण तो हमें दे दिया है तो हम लिख लेंगे कि कर्ण का वैल्यू कितना है, जो दिया पहले लिख लेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताना आधार जो आपकी ऊंचाई है क्या है, इसके आधार से, किसके आधार से, समकोण त्रिभुज के आधार। तो मान लेते हैं ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। ठीक, ये आपका A है, ये B है, ये C है। तो मान लो आपका क्या है, क्योंकि आधार से क्या है ऊंचाई 7 कम है, तो मान लेते हैं आधार क्या इसका x है। ठीक, तो देखो मान लेते हैं, यहीं पर लिखेंगे क्या, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो कितना होगा, त्रिभुज का आधार कितना है आपका
x सेंटीमीटर है। कितना है आपका? x सेंटीमीटर है। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो बताना ऊंचाई कितना होगा? तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है। ठीक, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, और कण आपको 13 दे ही रखा है। तो देखो यहाँ पर आपको कण दे रखा है। अब क्या लगाएंगे? अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? तो हम जानते हैं कि लिखेंगे आपका क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ही कहता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम त्रिभुज बनाए हैं समकोण, तो हम क्या लिखेंगे? आपका कण क्या है? AC, तो लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC बताना कितना है आपका? 13 का स्क्वायर। ठीक, बराबर AB कितना है आपका? AB आपका ये हाइट है और हाइट कितना माने हम? हाइट x माइनस 7 आपका आया है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस BC अर्थात आधार कितना है? x का स्क्वायर हो गया। तो बताना 13 का स्क्वायर कितना है? 169। A माइनस B का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो बताना x स्क्वायर कितना बन जाएगा? x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49। तो 169 को जब उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? ठीक, तो बताना तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 169 और प्लस 49, तो घटकर कितना हो जाएगा? माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक, कितना हो जाएगा? माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बच जाएगा आपका? 60। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम इसको 2 इंटू में है तो इधर भाग में जाएगा तो आपका 0/2 अर्थात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो कितना आया? x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो आपका क्या है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब देखो आपका फैक्टर यहाँ से अब आप गुणनखंड करने के लिए आपको पहले लेक्चर अब तक तो लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब तक तो इतना बढ़िया से सीख ही गए होंगे कि आपका 2 घात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने बताया था 2 घात समीकरण सॉल्व करने का तरीका 3 तरीका, एक था गुणनखंड विधि द्वारा, एक था पूर्वक बनाकर और एक था सूत्र की सहायता से। तो आपको जो आसान लगे, जो ईजी लगे वही आप इसमें यूज कर लीजिए। ऐसा तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि आप पूर्वक बनाकर इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ कह ही नहीं रहा है, तो आप चाहे जो यूज करो। ठीक, तो x स्क्वायर अब माइनस, अब हम जानते हैं कि 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया कितना होगा? 7 होगा। तो 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x कॉमन हो गया तो कितना बचा? x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन हो गया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। अब देखो ये 12 सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर आया। सवाल उठा 5 लेंगे कि 12 लेंगे, अर्थात माइनस 5 लेंगे कि 12। तो आप जानते हैं जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि चाल निगेटिव नहीं होता है, तो उसी प्रकार जो हमारा डिस्टेंस भी होता है वो निगेटिव नहीं होता। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। सवाल उठा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम बोलें आपको कि आपका मान लीजिए ये इतना, मान लीजिए जैसे आपका मार करें, मान लीजिए तो हमने कहा इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना, आपने कहा 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमने कहा मान लीजिए 0 सेंटीमीटर इसका कोई पॉइंट है। तो उसके बाद अगर हमने कहा निगेटिव में, तो आप निगेटिव का मतलब आप हो ही नहीं सकता, कभी इम्पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब आपको फील नहीं आ सकता, लेकिन इतना जानते रहिएगा कि निगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा आपका? पॉजिटिव। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब x है क्या? x हम माने थे कि समकोण त्रिभुज का आधार, तो अगर आपका आधार 12 आ गया तो बताना ऊंचाई कितना होगा? तो 12 माइनस 7 अर्थात कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये 12 आ गया क्या? आधार, और ऊंचाई कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो लिख देना अतः समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम आपको करवाएं। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हमें लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें सिर्फ अगर समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है तो आपका जो भी आगे वाला कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण
एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे ना, क्योंकि सवाल ही कह रहा है। तो जैसे जैसे सवाल कह रहा है उसी उसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो हम पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार के सवाल में हमेशा डायग्राम बना लीजिएगा तो आसानी होगा आपको सवाल लगाने में। ठीक, मान लीजिए ABCD कोई क्या है, आयत है। बाकी जब मैं त्रिभुज त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो आपका आपका ज्यामितीय से आपका जो भी चैप्टर है, त्रिभुज जो है ज्योमेट्री का पार्ट आता है, तो उसमें अच्छे से मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से, अब यहाँ से करा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, मान लीजिए आयताकार खेत है, विकर्ण क्या होता है। अब विकर्ण की परिभाषा मैं बता दूं तो आपको विकर्ण की परिभाषा पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं क्लियर करा देता हूं। तो दो आसन्न भुजाओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है, दो आसन्न भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक, तो कैसे आसन्न भुजा क्या है, तो आसन्न भुजा का मतलब जैसे मैं बोलूँ AD और DC, ये क्या है, आसन्न भुजा है। तो यहाँ से एक रेखा गई और मैं बोलूँ AB और BC, ये यहाँ से दो भुजाएं। तो हमने कहा कि दो मतलब दो आसन्न भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, तो दो आसन्न भुजा, ये यहाँ से देखो ये पॉइंट विकर्ण निकली ना, तो देखो मिला रही है कि नहीं, तो यही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भुजा को जो मिला रहा है ये क्या होगा, आपका विकर्ण कहलाएगा। ठीक, तो देखो आपका ये विकर्ण हो गया। अब देखो कह रहा है विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना छोटी भुजा, यहीं पर मान लेंगे, माना छोटी भुजा। ठीक, आपको ध्यान से समझना है, माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा कितना है आपका, यक्स मीटर है। ठीक, अब देखो यक्स मीटर है। अब यहाँ से उसके बाद क्या होगा, तो बताना, अगर मैं बोलूँ छोटी भुजा आपका इसका यक्स है। ठीक, तो बताना आपका जो उसका विकर्ण है क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है ना, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 60। तो लिखेंगे विकर्ण कितना हो जाएगा, आयत का विकर्ण यहीं पर लिख देंगे। ठीक, आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो कह रहा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा क्या है, अगर ये छोटी भुजा है तो मान लीजिए बड़ी भुजा है, वैसे आपको छोटी भुजा ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं। ठीक, AD को। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, x + 30 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी बड़ी भुजा चाहे जिसको मानो। ठीक, तो x + 30 मीटर, x + 60 मीटर। ठीक, ये इतना हुआ ना, समझ में आया। अब पूछ रहा है क्या, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं DC हैं और AD हैं, और हम जानते हैं आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आयत बोलते हैं। तो ये आप जानते हैं DC ये है, तो ये इसके सामने की भुजा AB है, ये बराबर होगा। अगर ये AD है तो इसके सामने की भुजा क्या है, BC है, ये बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये सब आपकी क्या होगी, भुजाएं बराबर होंगी आमने सामने की। ठीक, क्या है, क्योंकि आयत है। अब देखो आपको एक इसकी प्रॉपर्टी बता दें आयत की, जो आयत का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होगा। अगर आपको ये पता नहीं तो आप शायद लगा भी नहीं पाएंगे, तो ये पता होना चाहिए कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक, तो अगर 90 डिग्री का है तो मैं अगर ज्ञात करूं, देखो ये आपका कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अगर ACD को ज्ञात करूं तो ये आपका किसकी तरफ नजर आ रहा है, आपका एक समकोण त्रिभुज की तरह नजर आ रहा है। ठीक, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया था। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बस यही से कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक, तो देखो अब आपका इसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC। तो आपका AC है क्या, वो विकर्ण है, विकर्ण x + 60 दिया है। अब बताना बाकी अन्य दो भुजाएं आपका AD और DC है, तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, ये जरूर लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किस त्रिभुज में, त्रिभुज आपका ACD में। ठीक, ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा आपका, x + 60 का होल स्क्वायर बराबर x² + x + 30 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600। ठीक, और आपका क्या होगा, प्लस 2AB तो 120x हो जाएगा। ठीक, बराबर x² प्लस आपका 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2AB तो 30 दूना 60x, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, ये x² पहले था ना, तो x² + 900 और प्लस क्या होगा आपका 60x, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये आपका क्या है, x² को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, बाकी सबको उधर ले चलो, तो बचेगा क्या, x²
प्लस देखो 60x और माइनस 120 तो कितना हो जाएगा, माइनस 60x हो जाएगा। और 900 और 3600 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 3600 किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो 3600 में से जब 900 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2700 बचेगा। ठीक, और किस में, निगेटिव में, तो माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टर इतना बड़ा है कि आप क्या कर पाएंगे, आप इसको अगर लगाना चाहें वैसे भी, अब मतलब उससे पूर्ण वर्ग बनाकर या आप सूत्र की सहायता से 2700 का जब बनाएंगे बहुत बड़ा चला जाएगा, और अगर गुणनखंड द्वारा भी लगाएंगे तब भी बड़ा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको वैसे ही मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इस एक जीरो को मान लो, इसमें तो लिखा है लेकिन मान लो कि है ही नहीं, और यहाँ 2 जीरो गायब कर दो। ठीक, तो क्या होगा कि इसको 27 समझो, इसको 6, तब करोगे तो आपको पता है कि 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6। ठीक, तो ऐसे करोगे तब हो जाएगा। तो अब एक जीरो लगा देंगे तो 90 और 60 हो जाएगा। 90 में से कितना हो जाएगा, देखो नहीं 90 और 30 हो जाएगा, तो 90 में से 30 जाएगा 60 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 अर्थात 27 तो हो भी जाएगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे क्योंकि आपका बड़ी संख्या पर निगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो बड़ी संख्या पर निगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस 90x और प्लस 30x। ठीक, और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। x कामन ले लो तो x माइनस 90 प्लस 30 कामन ले लो तो x माइनस 90। ठीक, कितना होगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x माइनस 90, ठीक, और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 90 आ गया एक मीटर में, और x बराबर कितना आ गया, माइनस 30 मीटर। ठीक, तो हम जानते हैं निगेटिव हमारा डिस्टेंस होगा नहीं, दूरी निगेटिव होती नहीं, तो माइनस 30 को छोड़ देंगे और क्या हो जाएगा आपका 90 मीटर। तो ये 90 क्या आपका, ये 90 आया आपकी छोटी भुजा। तो बताना बड़ी भुजा कितनी आएगी। तो छोटी भुजा आपको हमने क्योंकि बना था, छोटी भुजा कितना x मीटर है, तो x कितना है, छोटी भुजा कितना है 90 मीटर। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 है तो 9 3 12 120 मीटर। तो बताना बिकट कितना हो जाएगा, 9 6 15 अर्थात कितना, 150 मीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट सवाल आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर आपका 3 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक, यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि हाल किस आकार का होगा, हमको तो ये नहीं पता है। तो आप जानते कि जो आपका हाल होगा वो किसकी बात कर रहा है, हाल के फर्श की बात। और आपका जो फर्श होगा वो किसका होगा, अर्थात आपका 2D होगा, अर्थात 2 अक्ष उसमें होंगे, x अक्ष और एक y अक्ष। तो अगर x अक्ष और y अक्ष है तो उसमें किसकी बात आएगा, वर्ग या आयत की बात आएगा। तो वर्ग होगा या आयत होगा आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई क्या है आपकी अलग अलग है, तो हम जानते हैं वर्ग की भुजाएं समान होती हैं। तो अगर वर्ग की भुजाएं समान होती हैं तो क्या ये आपका फर्श वर्ग होगा, नहीं, तो बचा क्या, आयत। और हम जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग होती है, तो इसलिए। ठीक, तो देखो एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो माना क्या कि माना आपका जो चौड़ाई है, हाल की चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हाल की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। ठीक, तो बताना यहाँ पर क्या होगा, हाल की चौड़ाई x मीटर हो गया ना, तो बताना लंबाई कितना हो जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, क्यों, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 5 मीटर अधिक है। ठीक, ये इतना हो गया। अब बताना यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो आपका आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग की क्वेश्चन अनुसार यहाँ से होगा, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्थात आयत नहीं लिखेंगे क्योंकि आयत नहीं कह रहा, फर्श कह रहा है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, और आप इतना जानते हैं कि फर्श किसके आकार का होगा, फर्श आपका होगा आयत के आकार का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखना लंबाई का वैल्यू कितना है, ये x प्लस 5 है, और चौड़ाई कितना आपका x है, इज इक्वल टू कितना आपका 84 है। ठीक, ये 84 होगा। तो हाल की लंबाई चौड़ाई क्या रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 84 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बताना गुणनखंड कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस हम जानते हैं कि 1284 होता है, और 12 में से 7 गया कितना बचेगा आपका 5 होगा। तो 12x और माइनस 7x
और -84। तो इस प्रकार जब इसके एप्लीकेशन में हम गुणनखंड करेंगे तो एक ही गुणनखंड हम करेंगे क्या, गुणनखंड विधि द्वारा जो हमने सवाल बताया वही करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या कि यही आपको आसान पड़ रहा है, बाकी अगर आप किसी विधि से आप ट्राई करेंगे तो आपका बहुत लंबा जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कौन सा विधि यूज करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा आपका वही सॉल्व करेंगे दो घात समीकरण का। ठीक, तो देखो x आपका इसमें कॉमन है तो x + 12 हो गया आपका, इसमें -7 कॉमन है तो x प्लस क्या बन गया 12 = 0। दोनों में क्या कॉमन है, x + 12। ठीक, तो बचा क्या x - 7 = 0। अब देखो आपका ये होगा, अब x बराबर कितना आएगा, एक x बराबर आएगा 7 मीटर। ठीक, क्योंकि मीटर में माने हैं, और एक क्या आएगा x बराबर -12, कितना आएगा x बराबर -12 मीटर। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमारी डिस्टेंस तो क्या होती है, निगेटिव तो होती नहीं है, तो इसलिए हम -12 को छोड़ देंगे तो क्या ले लेंगे 7 मीटर। ठीक, तो बताना हाल की जो चौड़ाई होगी, हाल की चौड़ाई कितनी होगी 7 मीटर। ठीक, और बताना क्या होगा लंबाई 7 × 5 = 12 मीटर। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्श है उसकी जो चौड़ाई है कितना है 7 मीटर और लंबाई कितना है 12 मीटर। तो लिखेंगे क्वेश्चन के लास्ट में कि अतः फर्श की जो लंबाई है वो कितना है आपका 12 मीटर और चौड़ाई कितना है 7 मीटर। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल, तो हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब देखो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम आपका 3 क्वेश्चन करवा दिए, आप अगर 3 क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लिए हैं तो हमें उम्मीद है आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हम पे सीधा कंप्लेन अर्थात क्लेम कर दीजिएगा। तो आप मतलब इतने कॉन्फिडेंस से अगर सवाल को किए हैं और सवाल को समझ में आया है तो आप इतना विश्वास रखिए कि आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं, आप कंपटीशन एग्जाम अर्थात पॉलिटेक्निक वगैरह में जाएंगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप इतने अच्छे से वहाँ पर अपना देंगे अपना प्रदर्शन कि आपको कोई मतलब आप अपने आप से उतना उम्मीद ही नहीं करे होंगे। ठीक, तो आप सिर्फ हमारे साथ लगे रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, आप देखिए आपके अंदर कितना क्वालिटी आ जाएगा। ठीक, देखो उसमें आपको क्या होगा, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तब। ठीक, ये नहीं कि आप मेहनत ही ना करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अगला क्वेश्चन, ठीक, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 वर्ग मीटर है। तो मैं बता दूं यहाँ पर 2 वर्ग लिया गया है। मान लीजिए एक वर्ग छोटा है और एक वर्ग क्या है बड़ा है। ठीक, तो मानता हूँ, माना ऐसे मानूंगा कि माना पहले वर्ग की भुजा, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं a। तो बताना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब सवाल उठा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, और परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों ओर की माप। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में बता देंगे। ठीक, तो देखो क्या होगा आपका क्षेत्रफल इसका a²। अब देखो माना दूसरे भुजा की हम माने क्या, माना दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा। तो आप ये सब सोचेंगे कि हमारे दिमाग में कैसे आएगा, हम कैसे सोच पाएंगे। तो आपको सवाल के माध्यम से पढ़ना कि अगर 2 वर्ग कह रहा है तो पहले उसकी भुजा कुछ मानते हैं, तो अगर जो भुजा होगा उसी के अनुसार उसका क्षेत्रफल मतलब पता कर सकते हैं, तो इसलिए हम करें। ठीक, तो दूसरे वर्ग की भुजा b हो गया, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा बताना, तो होगा आपका b²। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसके बाद प्रश्नानुसार। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा कि पहले भुजा का वर्ग अर्थात पहले भुजा का क्षेत्रफल और पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का योग अर्थात दोनों के, देखो दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है 640 दिया है। कितना दिया है 640। ठीक, यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर हो तो बताना इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप आपका जो होगा पहले वाले का परिमाप कितना होगा 4a और दूसरे वाले का परिमाप कितना होगा 4b, क्योंकि सब जोड़ लेंगे और 4 भुजा हैं। तो बताना अंतर, तो 4a - 4b कितना हो जाएगा आपका, कितना है आपका 84 दिया है ना, सॉरी 64 दिया है। कितना दिया है 64, ये 64 है। ठीक, तो देखो 4 कॉमन ले लिए तो a - b बराबर 64 हो गया। तो बताना यहाँ से कट करेंगे तो a - b बराबर कितना होगा, तो 4 × 9 4 और 4 × 6 24, तो आपका कितना हो गया 16। ठीक, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो बताना a बराबर कितना आ जाएगा 16 + b आ जाएगा। ठीक, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ध्यान दो इधर कितना हो जाएगा a² + b² बराबर कितना आपका 640 है। तो a का मान कितना हम रख रहे हैं 16 + b, 16 + b का होल स्क्वायर + b² = 640। तो 16 का स्क्वायर 240
56, ठीक। और प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस 16 दूनी 32 बी, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, ठीक। अब देखो प्लस 32b, अब इसको 640 को इधर बुलाएंगे तो प्लस 256 और माइनस 640 इज इक्वल टू 0। तो 2b स्क्वायर प्लस 32b, ठीक। अब देखो इसमें निगेटिव, अब देखो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 13 में से 5 गया 8, और 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो कितना बचेगा बी स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 2 1 2, 1 बचा, 2 9 18 और 2 दूना 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा आपका बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 116b माइनस 100, यहाँ 16b सॉरी, माइनस 192 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इतना नोट कर, अब देखो 2 इंटू में इधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, बताने की बार बार जरूरत नहीं है, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। नोट करिए इतना, देखिए, ठीक। तो आपका क्या है बी स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर हमने आपको बताया, चाहे जिस विधि से करिए, ठीक। तो आप गुणनखंड विधि से कीजिए, तो क्या होगा 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, और 24 का 8 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 192, ठीक। तो 24b और माइनस क्या हो जाएगा आपका 8b और माइनस 192 इज इक्वल टू 0। b कामन है, b प्लस 24, ठीक। और माइनस 8 कामन है तो b प्लस कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया आपका b प्लस 24 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर 8 आ गया, और एक कितना आ जाएगा b बराबर माइनस 24। अब बताना कि b क्या है आपका, b जो आपका दूसरा वर्ग था उसकी क्या है भुजा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये मीटर में है, ठीक। और ये किस में है मीटर में है। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से यदि अब पूछ क्या रहा है, देखो आपसे पूछा तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, तो b का मान कितना आ गया 8, अर्थात एक वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 8 मीटर है। तो बताना अगला कितना होगा, तो आपका क्या था इक्वेशन, अब आपका एक इक्वेशन बना था a माइनस बी बराबर, अब यहाँ हम मिटा दिए, a माइनस बी बराबर कितना था आपका 16 था, ठीक। तो आप मान रख लीजिए, तो a b का मान कितना है माइनस 8 बराबर 16, तो a बराबर 24 हो जाएगा। तो एक 24 है और एक क्या है आपका 8 है, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, ठीक। तो आप लोग क्षेत्रमिति और ज्यामिति के सवाल कवर कर लिए होंगे। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्या आयु पर आधारित प्रश्न। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये आपका दो घात समीकरण का सबसे लास्ट टॉपिक है। वैसे तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक मेरा चल रहा था, तो उसमें मैंने क्या क्या कवर कर लिया मैं एक बार बता दूं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न कवर कर लिया, और उसके बाद आपका चाल समय दूरी पर आधारित प्रश्न कवर कर लिया। और जैसा कि इसके पहले अभी इसी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति पर सवाल कवर कर लिए। और लास्ट टॉपिक क्या है आय पर आधारित प्रश्न। अब आपके ये लास्ट टॉपिक ये अगर आपको आज बता दे रहे हैं, तो उसके बाद आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से खत्म है। आप मतलब हमारी तरफ से तो पूरी तरह खत्म है। अब आप कहाँ तक सवाल मतलब हमारे लेक्चर को कवर किए और आप कहाँ तक सवाल लगाए और आपको कहाँ तक समझ में आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो जब आप जितने अच्छे से इस लेक्चर को हमारे लेक्चर को देखे होंगे और जितना बढ़िया समझ में आया होगा, उतने अच्छे आप कवर कर पाए होंगे। तो लेकिन हमारी तरफ से जो हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और आपका कवर भी हो रहा होगा, ठीक। तो मैं आपको ये टॉपिक लेकर चलता हूँ, ठीक। तो देखो आय पर आधारित प्रश्न कैसा क्या है, तो मैं बता दूं आय पर आधारित प्रश्न जैसे कि बहुत बच्चों को परेशान करता है, इसके भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में और हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा मानिए, ठीक। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बोर्ड में जैसे लगता है बोर्ड को अगर द्विघात समीकरण से सवाल बनाना हो सिर्फ इसको यही आता है और कुछ आता ही नहीं है, ठीक। तो वही समझ लीजिए आपको कवर ही करना है हर हाल में, ठीक। तो आप जानिए यहाँ से भी और आपके कंपटीशन में भी आते हैं। तो देखिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक। देखो कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब मैं बता दूं इसमें कोई ऐसा भी मतलब फार्मूला नहीं कि मैं फार्मूला बता दूं आप कर लीजिए, वही है दो घात समीकरण के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सवाल पढ़ेंगे उसके माध्यम से बनाएंगे, ठीक। तो देखो क्या क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट ले रहा हूं, तो क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। वर्तमान आयु जैसे मैं बोलूँ मेरी प्रेजेंट वर्तमान आयु में मान लीजिए कुछ है 20 साल की है या 18 साल की है, कुछ भी है, ठीक। मान लीजिए मैं 18 साल का हूँ या 17 साल का, मान लीजिए 17 साल का ही हूँ प्रेजेंट टाइम पर। तो मैं बोलूँ 3 साल पहले मैं कितने वर्ष का था, तो आप बताएंगे कि अगर मैं प्रेजेंट टाइम 17 वर्ष का हूँ तो 3 वर्ष पहले
14 साल का रहूँगा। मैं पूछूँ 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊँगा, तो 17×5 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति रहमान है, उसका 3 वर्ष पश्चात कुछ आयु था, 5 वर्ष पश्चात कुछ आयु है, और उनका व्युत्क्रम का जो योग है कितना है 1/3 है। तो उसी प्रकार सवाल करा है। ठीक, तो अपने आप को रिलेटेड जब करोगे इस सवाल से तब आपको 100% इस सवाल समझ में आएगा, लेकिन जब अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप से रिलेट कीजिए। ठीक, तो देखो पहले उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हमेशा जब आयु का सवाल होगा तो ऑलवेज वर्तमान का आयु मानेंगे, अगर कहेगा तब भी मानेंगे, नहीं कहेगा तब भी, तो हमेशा वर्तमान का आयु उसमें कह रहा है तो वर्तमान का आयु मानते हैं। तो इसका क्या मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु उसकी कितनी है आपकी है x वर्ष में है। ठीक, ये सब वर्ष में चलेगा, तो x वर्ष। ठीक, अब बताना 3 वर्ष पूर्व कितना है, तो जैसे मैंने कहा अगर मैं 17 साल का हूँ तो 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का हो जाऊँगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, यहीं पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व बताना कितने वर्ष का हो जाऊँगा x-3 वर्ष का। और ये बताओ, और उसके बाद करा अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है और पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष अब की वर्तमान आयु से क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर x वर्ष का हूँ तो 5 वर्ष बाद x+5 अर्थात उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो अब करा कि योग कि अब देखो इतने की आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब जो 3 वर्ष पूर्व का आयु है और जो 5 वर्ष पूर्व का आयु है दोनों का व्युत्क्रम निकालो, तो इसका व्युत्क्रम कितना है 1/x-3 अर्थात उल्टा, और x+5 का उल्टा कितना होगा व्युत्क्रम 1/x+5, तो इन दोनों का योग कितना है 1/3 है। तो क्या होगा आपका 1/x-3 और +1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब इसी को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x+5 + x-3 और इधर गुणा करोगे तो x² + 2x और -15 आप कर लीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक, बराबर 1/3। ठीक, तो कैसे करेंगे, x को पकड़ेंगे x² + 5x और -3 को पकड़ेंगे -3x + -15 हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें कुछ कैंसिल होगा तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, और x² + 2x उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x² + 2x और -15 हो जाएगा। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा और +3 दूना 6 बराबर x² + 2x और -15। ठीक, अब देखो क्या होगा x², ठीक, अब +2x, अब देखो x² जब इधर 6x को उधर ले जाएंगे तो 2x - 6x कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 6 उसमें किस में जाएगा नेगेटिव में, तो -6 - 15 कितना हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 7 × 21 और 7 में से 4 गया कितना होगा आपका, सॉरी 7 × 21 और 7 में से 3 गया कितना होगा आपका 4 होगा। ठीक, तो देखो आपका क्या होगा x² - 7x + 3x और -21 इज इक्वल टू 0। तो x कामन लीजिए x - 7 + 3 कामन लीजिए x - 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कामन है x - 7, तो बचा क्या x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर -3 आ जाएगा। ठीक, तो ये -3 क्या, ये वर्ष में है, ये वर्ष में है। अब देखो क्या माइनस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। सवाल उठा क्यों, मैं बोलूँ कि आप क्या हैं, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कोई आपके घर में कोई बच्चा है वो 3 साल का है। ठीक, और मैं बोलूँ मान लीजिए कोई बच्चा अभी है ही नहीं तो कितने वर्ष का माना जाएगा 0 वर्ष का ना। और मैं बोलूँ निगेटिव, तो क्या निगेटिव वर्ष होगा, कभी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा निगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 7 वर्ष, और ये है क्या आपका रहमान, तो रहमान की आयु वर्तमान क्या है 7 वर्ष की है। ठीक, तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं, जैसे सवाल कह रहा था उसी के माध्यम से मैं समझाता गया और कॉन्सेप्ट आपका बनता गया। जो सवाल कह रहा था मैंने वही किया और हमारा एक क्वेश्चन बन गया ऑलरेडी बाद में, और मैंने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखिए,
तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस पर सवाल जितने लगाएंगे आपका उतना क्लियर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सवाल के माध्यम से बनाना है। और NCERT में जितने भी सवाल थे मैंने बता दिए हैं, लगभग क्लियर हो गए हैं। और ये आपका अदर पब्लिकेशन के भी सवाल इसमें लिया गया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक लड़के की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है, ठीक। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है, उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। देखो लास्ट में कहा ना वर्तमान आयु, वर्तमान को प्रेजेंट टाइम पर आयु क्या है, तो वही प्रेजेंट टाइम का हम उसका आयु मानेंगे। तो बताओ जो लड़की है बहन की आयु से कितनी है, दोगुनी, तो माना बहन की आयु, ठीक। माना बहन की आयु क्या है, लड़की की जो बहन है उसकी बहन की आयु कितनी है, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं x वर्ष, ठीक। तो बताना लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, लड़की की जो आयु होगी, लड़की की आयु कितना हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है कि बहन की आयु से कितनी है, दोगुनी है, तो अगर ये x थी तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक। इस समय प्रेजेंट टाइम पर उसकी जो लड़की है बहन की आयु से कितनी है, 2x है, ठीक। तो अब देखो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो बताना 4 वर्ष बाद लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार क्या होगा आपका, कि 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो बताना बहन की जो आयु है वो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद बहन की आयु, 4 वर्ष बाद बहन की आयु तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x + 4, और लड़की की तो वो भी 2x + 4 हो जाएगा, ठीक। अब बताना दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 160। तो इसका 4 वर्ष बाद x + 4 था, इसका 2x + 4, तो गुणनफल तो x + 4 और 2x + 4 का गुणनफल कितना हो गया, 160 हो गया। तो पूछ रहा है वर्तमान आयु, अब यहाँ से हल करके x का मान फाइंड करेंगे, और बस वही x का मान जो है वह बहन किया है, और यहाँ x रखेंगे उसकी लड़की किया, बस और कुछ किया गया नहीं, सिर्फ सवाल जो कह रहा था वही मैंने किया है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा 4x, और इधर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और प्लस 16 = 160। अब इधर 2x² ऐसे रहने दो, प्लस 8 4 कितना हो गया 12x, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से -144 हो जाएगा, ठीक, = 0, ठीक। अब देखो 2 कॉमन है तो x² प्लस 6x और -72, ठीक। अब देखो आपका x² प्लस 6x माइनस 72 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो यहाँ 2 कॉमन लेकर आपको क्या है 0/2, बार बार मैं क्या लिखूँ आप समझ ही जाएंगे, ठीक। 2 कॉमन लेकर इधर नीचे भेज देगा, 0/2 हो गया, और 0/2 का मतलब 0। तो बचा क्या आपका x² क्या था, x² प्लस 6x माइनस 72 = 0। तो आप फैक्टर कीजिएगा, 12 × 72 और 12 में से 6 गया 6, तो 12x माइनस 6x और -72 = 0। x कॉमन है तो x + 12 बचा, -6 कॉमन है तो x + 12 बचा = 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x + 12, और बचा क्या आपका x - 6 = 0, ठीक। तो आपका आ गया x = 6 आ गया, ये वर्ष पॉजिटिव में आया, ठीक। और एक क्या है आपका x = -12, ठीक। तो -12 नहीं लेंगे, आपको मैंने बताया कि निगेटिव में वर्ष नहीं होता है। तो x क्या आपका, ये बहन की आयु है, ठीक। x क्या आपका बहन की आयु, तो बहन की आयु कितनी है 6 वर्ष है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहन की आयु, तो बहन की आयु कितनी आई 6 वर्ष, ठीक। और आपकी लड़की की आयु कितनी आ गई 6, आपका दोगुना है, लड़की की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष, ठीक। तो लिखेंगे अतः बहन की आयु जो थी 6 वर्ष थी, और लड़की की आयु कितनी है 12 वर्ष। तो आप यहाँ तक, हमें लग रहा होगा कि आप यहाँ तक पढ़ लिए होंगे, और यहाँ तक आयु पर आधारित प्रश्न जितने भी थे हमने कवर कर दिए, ठीक। और भी सवाल 1-2 लेकिन आपसे वो हो जाएगा, और आपके लिए वो छोड़ा जा रहा है कि आप उतना लगाइए और क्लियर हो। तो मैं बता दूँ आपका ये चैप्टर आज पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ, और ये चैप्टर आप इतना अच्छा से इसको कवर कीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होता भी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये चैप्टर हमारी तरफ से द एंड है, और आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।